वेलकम टू लर्न विद अमीन। मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं H1B वीज़ा के बारे में और किस प्रकार से F1 टू H1B ट्रांसफ़र करना है, ट्रांजिशन करना है और H1B कितने साल का होता है और उसे अनलिमिटेड टाइम्स रिन्यू किस तरीके से कर सके। तो ये सारे क्वेश्चंस को कवर करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि यूएस में दो टाइप के वीज़ा है। एक वीज़ा है इमिग्रेंट वीज़ा, जिस पे आप आके यहाँ पर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं या इमिग्रेशन इंटेंट के साथ आप मूव हो सकते और सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है इमिग्रेंट वीज़ा। और दूसरा वीज़ा होता है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, जो सिर्फ टेम्पररी वीज़ा होता है और आप यहाँ पर मूव होने की वजह इमिग्रेशन से हटके कुछ स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के लिए आप मूव होंगे टेम्पररी पर्पस के लिए। तो इस तरीके का जो वीज़ा होता है वो H1B वीज़ा होता है। इट इज़ अ वर्क वीज़ा, पर ये टेम्पररी होता है। तो बेसिकली इसकी वैलिडिटी 3 इयर्स होती है और इसे सिर्फ 2 टाइम्स रिन्यू कर सकते। और मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इसे किस तरीके से अनलिमिटेड टाइम्स रिन्यू कर सकते और उसका प्रोसेस क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो बेसिकली H1B जो है स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के लिए है और अगर कोई जॉब पोजीशन के लिए यूएसए सिटीजन्स या ग्रीन कार्ड होल्डर्स अवेलेबल नहीं हैं तो यूएसए गवर्नमेंट कंपनीज को इजाज़त देती है कि वो इंटरनेशनली कोई कैंडिडेट्स को यहाँ पर लेके आए H1B टेम्पररी वीज़ा पर। तो इसीलिए जो है H1B पे इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को इन्वॉल्व किया जाता है और इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ एजुकेशन और इसके लिए मिनिमम बैचलर एजुकेशन होनी चाहिए। और अगर मास्टर्स या पीएचडी कैंडिडेट हो तो उनके लिए कुछ एडिशनल एडवांटेज है और वो भी मैं बताऊंगा। इट इज़ रिलेटेड टू द लॉटरी। और सेकेंड रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो भी जॉब पे आप आए उसकी मिनिमम सैलरी $60,000 पर एनम और पर ईयर होनी चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी जॉब ऑफर है आपके पास वो आपके रिलेवेंट एक्सपीरियंस या रिलेवेंट एजुकेशन के रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करे हो बैचलर्स में तो आपकी जॉब ऑफर भी सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जॉब ऑफर अकाउंटिंग में हो और आपने बैचलर्स में सिविल इंजीनियरिंग किया हो, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। एंड फोर्थ थिंग इज़ इट इज़ अ कंपनी स्पॉन्सर्ड वीज़ा। मतलब कि आप H1B के लिए खुद से अप्लाई नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट अ सेल्फ पिटिशन बट इट इज़ अ कंपनी स्पॉन्सर्ड वीज़ा। तो कोई ना कोई कंपनी आपके बिहाफ पे आपको रजिस्टर करना ज़रूरी है वहाँ पर। तो ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो मार्च एवरी ईयर में स्टार्ट होता है। तो बेसिकली H1B का जो वीज़ा है वो लॉटरी बेस्ड वीज़ा है। इट्स नॉट अ मेरिट बेस्ड वीज़ा। तो आपकी किस्मत है कि आपका नाम H1B में पिकअप होगा या नहीं होगा। तो इट्स अ लॉटरी बेस्ड सिस्टम बेसिकली। तो हर साल यूएसए गवर्नमेंट अलो करती है 85,000 कैंडिडेट्स को इस H1B वीज़ा पे यूएसए मूव होने के लिए एडमिट करती है 85,000। और उसमें से 20,000 वीज़ा सिर्फ उनको दिया जाएगा जिसके पास मास्टर्स या पीएचडी हो। तो मतलब कि जो अप्लीकेंट्स होते हैं उनके 3 वेराइटीज़ होते हैं, एक्चुअली 2 वेराइटीज़। वन इज़ ग्रेजुएट अप्लीकेंट्स जिसने मास्टर्स या पीएचडी किया हो, और सेकेंड इज़ अंडर ग्रेजुएट जिन्होंने सिर्फ बैचलर्स किया हो। तो पहले ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का एक लॉटरी उठता है जिसमें 20,000 वीज़ाज वो लोग को दे दिए जाएंगे। और जो कैंडिडेट्स मास्टर्स या पीएचडी के हैं और सेलेक्ट नहीं हुए उनको दोबारा से जो है रेस्ट ऑफ 65,000 वीज़ाज के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पीएचडी और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए 2 चांसेस होते हैं हर साल में, हर एक लॉटरी में। फर्स्ट वो लोग मास्टर्स कैप के लिए कंसिडर होंगे, उसके बाद जनरल कैप के लिए वो लोग कंसिडर होंगे। तो इस तरीके से मार्च में कंपनी रजिस्टर करती है कैंडिडेट का नाम और पासपोर्ट वगैरह के साथ, और अप्रैल में रैंडम लॉटरी सिस्टम के बाद कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है अराउंड 85,000 ऑफ देम। मगर क्योंकि H1B फाइलिंग फ़ी सिर्फ और सिर्फ $10 है, तो ऐसे कई सारे एप्लीकेंट्स हैं जो सीरियस नहीं हैं
और कभी कभी वो लोग लैक ऑफ सीरियसनेस की वजह से गलत कैटेगरीज में जो है अप्लाई कर देते हैं, या फिर कभी कभी वो लोग के जॉब ऑफर रिवोक हो जाते हैं। तो वैसे कैंडिडेट्स जो है H1B का सारा प्रोसेस सी थ्रू नहीं कर सकते। तो क्योंकि सेकेंड स्टेज में आपको रजिस्टर करना होता है, आपको जॉब ऑफ़र, एजुकेशन रिक्वायरमेंट सारी सबमिट करनी होती है, और वहाँ पर भी आपको पेमेंट होती है। वो पेमेंट अराउंड $6,500 होती है, पर इट इज़ टेकन केयर बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉई या एप्लीकेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर किसी के सबमिट नहीं हुए तो उसे फिर लॉटरी सिस्टम से निकाल दिया जाता है, और जो वो एक सीट बच जाएगी तो उसके लिए सेकेंड लॉटरी उठेगी थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द ईयर। तो बेसिकली इस तरीके से मल्टीपल राउंड्स भी होते हैं हर साल, मल्टीपल साइकिल्स भी होते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका नाम सेलेक्ट हो जाए या ना सेलेक्ट हो। अगर ना सेलेक्ट हो तो उसका अलग प्रोसेस है, मैं वो आपको बताऊंगा। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फौरी ही मूव कर सकते हो यूएस को। चेंज ऑफ स्टेटस इज़ पॉसिबल ओनली ऑन October 1st। तो मतलब किसी का अगर H1B लॉटरी में नाम पिक भी हो जाए तो उसे अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, और वो फिर डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होंगे। अगर वो जल्दी ही प्रोसेस हो जाएंगे फिर भी आप October 1st से पहले यूएस से मूव नहीं कर सकते। October 1st के बाद ही आप मूव कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग में भी काफ़ी टाइम लगता है, और कभी कभी लोग के डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होते होते नवंबर या दिसंबर भी हो जाए। तो इसके लिए आप अलग से प्रीमियम प्रोसेसिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कुछ हफ्तों में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोसेस हो जाएंगे। वंस अगेन यहाँ पर जो है ट्रेड ऑफ है, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा जल्दी भी प्रोसेस हो गए तो आप October 1st से पहले यूएस से मूव नहीं कर सकते। तो जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस हो जाएंगे फिर आपने H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, PS 160 फॉर्म फिल करना है, H1B स्टैंपिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेना है। फिर वो अपॉइंटमेंट वगैरह होने के बाद आप October 1st को यूएस से मूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका H1B सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, और मैं डिपेंडेंस के बारे में भी बात करूंगा। अगर आप सोचें कि किसी का सिलेक्शन ना हो एक साल में, इवन आफ्टर मल्टीपल साइकिल्स, तो फिर क्या करेंगे? अगर आप यूएस के बाहर हैं तो आप अगले साल भी ट्राई कर सकते हैं। आप अगले साल भी किसी कंपनीज में जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, और अगर वो लोग आपको सेलेक्ट करेंगे देन दे विल स्पॉन्सर यू अगेन फॉर H1B। अगले साल मार्च में फिर आपका नाम रजिस्टर करेंगे। फिर अगर आपका नाम लॉटरी में अगर उठ जाए तो फिर आप अक्टूबर में वापस आएंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मगर जो लोग यूएस में हैं ऑन F1 वीज़ा, तो वो लोग का कैसा होता है, वो लोग को एडवांटेज ये होता है कि F1 मतलब 2 साल की पढ़ाई के बाद आप OPT पे जाएंगे, तो OPT में आपको 1 ईयर का वर्क ऑथराइजेशन मिलेगा, तो आप OPT पे भी काम कर सकते हैं। ऑल्दो उसका बैकिंग F1 वीज़ा पे होता है, क्योंकि आप OPT स्टेटस पे है, आपको एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट मिलेगा, और उस पे आप 1 साल काम कर सकते हैं इवन विदाउट गोइंग ऑन H1B वीज़ा। तो 1 साल के बाद क्या होता है? 1 साल के बाद ये होता है कि अगर आप स्टेम कोर्स की पढ़ाई कर चुके हो, स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स, फिर आपका जो OPT पीरियड है एक्स्ट्रा 2 ईयर्स के लिए रिन्यू होगा, तो उसे कहते हैं स्टेम OPT। और ये 2 साल में भी आपको एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट मिलेगा, आप और 2 साल जॉब कर सकते हैं विदाउट गेटिंग ऑन H1B। तो ऑल थ्रू दीज 3 ईयर्स, OPT का 1 साल और स्टेम OPT का 2 साल, आपकी कंपनीज जो है आपका रजिस्ट्रेशन फाइल करेगी मार्च में। अगर आपका नाम उठ गया अप्रैल में, तो फिर सेम प्रोसेस October 1st के बाद आपका चेंज ऑफ स्टेटस होगा, आप ट्रांसिशन कर सकते हैं F1 से H1B पे। तो अगर 1 साल नहीं हुआ तो दूसरे साल नहीं हुआ तो तीसरे साल, अगर तीसरे साल भी नहीं हुआ तो फिर आपके पास यूएस से वापस जाने का ही बनता है। आप यूएस में नहीं रह सकते अनलेस यू गेट पिक्ड अप फॉर H1B, और इफ़ यू गो फॉर हायर एजुकेशन लाइक PhD। अगर आप PhD करेंगे
तो फिर आप यूएस में रह सकते हैं। अदरवाइज़ 3 साल के बाद STEM OPT पीरियड के बाद अगर आपका H1B पिक ना हो तो आपको इंडिया वापस चले जाना होगा या फिर आपके अपने देश वापस चले जाना होगा। यहाँ पर भी आप जब PhD अप्लाई करेंगे तो आप Day 1 CPT के लिए अप्लाई करेंगे। CPT यानी इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो आप Day 1 से ही अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन होता है सभी के पास। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कोई भी कंपनी अपने किसी डिफरेंट सेंटर में मूव कर देगी, चाहे वो कनाडा में मूव कर दे या फिर आयरलैंड या जर्मनी, या फिर कुछ कंपनीज जिनके ब्रांचेस इंडिया में भी होते हैं। अगर आप चाहें तो वो लोग यूएसए से इंडिया को भी आप मूव कर सकते। तो बेसिकली आपको पढ़ाई कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, आप जॉब कर सकते। तो इस तरीके से अगर आपका H1B सिलेक्शन ना हो तो फिर आप 3 इयर्स ट्राई करोगे F1 OPT STEM OPT स्टेटस पे, और फिर आप मूव कर सकते दूसरे कंट्रीज़ में। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है। और काफ़ी सारे लोग ये भी मानते हैं कि जब H1B पे मैं मूव हो जाऊंगा तो मेरे डिपेंडेंट्स जो है वर्क कर सकते। तो ये जो है एक मिसकॉन्सेप्शन है। अगर आप H1 पे मूव होंगे तो आपके डिपेंडेंट्स का जो वीज़ा होगा उन्हें H4 वीज़ा मिलेगा, और H4 वीज़ा पे डिपेंडेंट्स काम नहीं कर सकते। आपको अगर वर्क करवाना है अपने डिपेंडेंट्स को तो फिर उन्हें EAD कार्ड चाहिए, विच इज़ एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। और ये डॉक्यूमेंट आपको तभी मिलेगा अगर मेन एप्लीकेंट का I-140 अप्रूव हो चुका हो। तो I-140 क्या होता है? I-140 इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन। तो जैसे मैंने कहा था कि H1B वीज़ा का वैलिडिटी 3 इयर्स होता है, and then it can be renewed one more time, which is it will be valid for another 3 years। तो मतलब कि H1B वीज़ा 6 years के लिए होता है, और 6 years के बाद भी आपको वापस चले जाना है अगर आपका ग्रीन कार्ड फाइल ना हो। तो आपने ये करना है, आप जिस भी कंपनी में काम करें 6 साल के लिए H1B वीज़ा पे, उन्हें कहें कि आपका ग्रीन कार्ड फाइल करे, और आपका जो एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप होता है I-140 अप्रूवल का, वो अप्रूवल करवा लें, ताकि जैसे ही आपका I-140 अप्रूव होगा देन यू आर एलिजिबल फॉर अनलिमिटेड रिन्यूअल्स ऑफ H1B। आपका H1B अनलिमिटेड टाइम्स रिन्यू हो सकता है, और साथ ही साथ आपके डिपेंडेंट्स को जो है H4 EAD कार्ड भी मिल सकता है। बेसिकली आपके स्पाउस और वाइफ को और हस्बैंड को जो है EAD कार्ड मिलेगा। तो इस तरीके से होता है F1 टू H1B का ट्रांजिशन। तो इसीलिए F1 स्टूडेंट्स उन्हीं कंपनीज में अप्लाई करते हैं जो H1B स्पॉन्सर करे या H1B रजिस्ट्रेशन करे अपने कैंडिडेट्स का लॉटरी सिस्टम में। और उसके बाद दे ऑल्सो अप्लाई फॉर जॉब्स इन ओनली दोज कंपनीज दैट फाइल फॉर ग्रीन कार्ड, क्योंकि ग्रीन कार्ड और I-140 अप्रूवल इज नेसेसरी फॉर द अनलिमिटेड रिन्यूअल ऑफ H1B वीज़ा। तो इस प्रकार से होता है। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन है H1B पे तो आप कमेंट करें, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, और मैं कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चंस का जवाब दूं। फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।